नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का शिक्षण शास्त्र की क्लास में स्वागत करता हूं। यह एक ऐसा विषय है जो कि सीटेट, यूपीटेट, डीटे+बी, केवीएस चाहे जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो उसमें शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी से क्वेश्चन आना अनिवार्य है। आज हम शिक्षण शास्त्र के तहत ये सीखने का प्रयास करेंगे कि बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं। बच्चों के सोचने का जो तरीका होता है, या ये कहें कि बच्चे जब सोचते हैं तो उनको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, या वे कारक जो बच्चे को सोचने के लिए तैयार करते हैं, बच्चे को सोचने में मदद करते हैं, आज उन्हीं चीजों पे हम चर्चा करेंगे और बच्चे कैसे सीखते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो जो सीटेट हो या और भी कोई शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, वहां पे इससे प्रश्न आते अनिवार्य रूप से है। ये इसलिए होता है कि जो शिक्षक होता है इन सभी चीजों को अगर वो समझ लेता है तो जो बच्चों का शिक्षण है उसको बहुत प्रभावी तरीके से कराता है। या ये कहें कि जो शिक्षक है वो बच्चों के व्यवहार में उचित परिवर्तन करता है। और यह जो टॉपिक है इससे सीटेट में या यूपीटेट हो वहां पे अनिवार्य रूप से प्रश्न आते हैं और इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। आपको इसमें कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जो कि रटना है, बस केवल अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ का विकास करना है। अगर आप कोई भी पेडागोजी का क्वेश्चन हो, अगर आप एक शिक्षक के हैसियत से या ये कहें कि अपने स्वरूप को शिक्षक के रूप में समझकर उन प्रश्नों को करते हैं तो आप आसानी से उत्तर दे सकेंगे। अन्यथा अगर आप पढ़ पढ़ के उत्तर देने की कोशिश करेंगे तो आप उत्तर दे ही नहीं पाएंगे। आप कोई भी प्रश्न पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करिए कि क्या वह प्रश्न शिक्षक से है, क्या वह विद्यार्थी से है। अगर वह शिक्षक और विद्यार्थी से है तो आप अपने आप को शिक्षक की जगह पर रखिए, विद्यार्थी के जगह पर रखिए और तब उन क्वेश्चन को करिए। आप निसंदेह, मुझे पूरा विश्वास है कि आप उन प्रश्नों को करने में समर्थ हों। तो आइए आज का जो बिंदु है कि बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं उसे सीखने का प्रयास करते हैं। इसमें अगर हम ये देखें कि बच्चों के सोचने की बात की जाए तो आखिर सोचना क्या है, इसे अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो एक महत्वपूर्ण बिंदु हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि सोचना क्या है। सोचना, जिसको कि हम थिंकिंग कहते हैं। थिंकिंग अगर आपको परिभाषित करना पड़े कि सोचना क्या है, थिंकिंग क्या है, तो आप कह सकते हैं कि सोचना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। कहा जा रहा है कि सोचना क्या है, सोचना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। अब बात आती है कि संज्ञान यानी कि जो मस्तिष्क में संक्रियाएं चलती हैं, मस्तिष्क में प्रक्रियाएं चलती हैं, ये कब चलती हैं? जब आप बाह्य वातावरण से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं, या ये कहें कि बाहर की जो भी सूचनाएं हैं आपके मस्तिष्क में जाती हैं और वहां पे मस्तिष्क को ही आप संज्ञान कहें अगर, तो मस्तिष्क में संक्रिया शुरू हो जाती है यानी कि उन सूचनाओं के प्रति। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे कि सोचना क्या है, तो सोचना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो प्रत्यक्षीकरण एवं स्मृति पर निर्भर रहती है। इस तरीके से अगर हम देखें तो कहते हैं कि सोचना क्या है, तो सोचना एक संज्ञानात्मक यानी कि मानसिक प्रक्रिया है जो कि प्रत्यक्षीकरण और स्मृति पर निर्भर है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सोचने की प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन
प्रत्यक्षीकरण आप कब करते हैं? जो बाहर की सूचनाएं होती हैं उसको आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से समझते हैं, देखते हैं और उसके आधार पर उनके बारे में जो विचार बनाते हैं, सोचना है, थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, वही है आपका प्रत्यक्षीकरण। और यह स्मृति पर भी आधारित है, यानी कि पूर्व के जो अनुभव हैं, ज्ञान है, उसको आप अपनी स्मृति में लाते हैं और आप सोचने की प्रक्रिया करते हैं। इस तरीके से अगर आपसे पूछे कि सोचना क्या है, थिंकिंग क्या है, तो कहेंगे कि सोचना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो प्रत्यक्षीकरण एवं स्मृति पर निर्भर रहती है। वहीं पे अब जो हम लोगों का महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो सोचने की प्रक्रिया है, तो जो बच्चे किस आधार पे सोचते हैं, अगर इसकी बात की जाए, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो यहां पे एक महत्वपूर्ण बिंदु निकलता है कि बच्चे निम्न आधार पर सोचते हैं। अर्थात बच्चे कैसे सोचते हैं, तो बच्चों के सोचने का जो आधार होता है ये अमुक अमुक आधार है। अगर हम उन आधारों की बात करें तो अगर हम उसे क्रम से लिखने का प्रयास करें तो प्रमुख रूप से जो पहला आधार होगा वो होगा प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण जिसे कि हम परसेप्शन कहते हैं, परसेप्शन। वहीं पे जो दूसरा आधार होगा वो होगा प्रत्यय, कॉन्सेप्ट। तीसरा जो आधार होगा वो होगा कल्पनात्मक सोच, कल्पनात्मक सोच जिसे कि हम कहते हैं इमेजिनेटिव थिंकिंग। वहीं पे अगर हम चौथे आधार को लें तो जो चौथा आधार है वो है स्मृति एवं संवेदना। स्मृति एवं संवेदना यानी कि मेमोरी एंड सेंसेशन। वहीं पे जो पांचवा आधार होगा वो होगा आपका अनुभव, एक्सपीरियंस। जो छठा आधार है वो है आपका अनुकरण। सॉरी, छठे क्रम को अगर रखा जाए तो हम यहाँ पे रख सकते हैं रुचि एवं जिज्ञासा। रुचि एवं जिज्ञासा जिसे हम कहेंगे इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। जो अगला आधार होगा वो होगा अनुकरण जिसे कि हम कहते हैं इमिटेशन। और जो आठवां आधार है वो है आपका प्रतीकात्मक सोच, प्रतीकात्मक सोच यानी कि सिंबॉलिक थिंकिंग। इस तरीके से देखें तो जो बच्चों के सोचने के आधार बनते हैं वो ये प्रमुख हैं। कौन कौन से हैं? प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यय, कल्पनात्मक सोच, स्मृति एवं संवेदना, अनुभव, रुचि एवं जिज्ञासा, अनुकरण और प्रतीकात्मक सोच। अगर हम इसे डिटेल में समझने का प्रयास करें तो जो कॉन्सेप्ट से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में उसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो आइए एक एक बिंदु को हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि बच्चे कैसे सोचते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो पहला आधार है
वो है हमारा प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण जिसको आप परसेप्शन कहते हैं। अब यहां पे ये देखा जाए कि प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, तो सामान्य तौर पर अगर हम इसमें ये समझने की कोशिश करें कि प्रत्यक्षीकरण बालक कब करता है, कैसे करता है, तो प्रत्यक्षीकरण का जो आधार होता है वो मुख्य रूप से आपकी इंद्रियां ही होती हैं। या ये कहें कि बच्चे प्रत्यक्षीकरण इंद्रियों के माध्यम से ही करते हैं और पूर्व के ज्ञान से। इंद्रियों का अर्थ है कि आपके जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, ये बाह्य सूचनाओं को अपने अंदर यानी कि आपके अंदर लाती हैं। वे कौन कौन सी इंद्रियां हैं अगर देखा जाए तो आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां आपको बाह्य वातावरण की चीजों को प्रत्यक्षीकरण कराने का कार्य करती हैं। तो यहां से एक महत्वपूर्ण बिंदु निकलता है कि इंद्रियों द्वारा ग्रहण करना, अर्थात बच्चे सोचते कब हैं, जब बच्चे अपनी इंद्रियों के माध्यम से बाह्य वातावरण की सूचनाओं को, बाह्य वातावरण की वस्तुओं को सोचते, देखते हैं, समझते हैं और उसको अपने मस्तिष्क में संक्रिया करते हैं। तो इसके आधार पर देखा जाए कि इंद्रियों के द्वारा जो प्रत्यक्षीकरण होता है वह ग्रहण किया जाता है। वहीं पे हम देखें तो एक बिंदु निकलता है कि प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञान का संचय, अर्थात बच्चे प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट बाह्य वातावरण की चीजों को अनुभव करते हैं और ज्ञान का संचय करते हैं, और ये प्रत्यक्षीकरण के आधारभूत कारक हैं जो बच्चे को सोचने में सहायक होते हैं। वहीं पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो बच्चे हैं वो करते क्या हैं कि पूर्व अनुभवों का संबंध वर्तमान वस्तुओं से करना। इस तरीके से देखें तो जो प्रत्यक्षीकरण होता है, बालक अपने इंद्रियों के माध्यम से बाह्य वातावरण की चीजों को अपने अंदर ग्रहण करता है और फिर मस्तिष्क में संक्रिया करता है। जैसा कि आपने देखा कि सोचना क्या है, एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो बालक प्रत्यक्षीकरण के द्वारा बाह्य वातावरण की सूचनाओं को ग्रहण करता है और थिंकिंग यानी सोचने का कार्य शुरू करता है। वहीं पे हमारा जो दूसरा मुख्य आधार था वो है आपका प्रत्यय। प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट। प्रत्यय क्या होता है? बच्चे जब प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो प्रत्यक्षीकरण के बाद बच्चे अपने मस्तिष्क में कुछ कॉन्सेप्ट या ये कहें कि अवधारणा, यहां पे आप अवधारणा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अवधारणा यानी कि बच्चे प्रत्यक्षीकरण के द्वारा अपने मस्तिष्क में कोई कॉन्सेप्ट, प्रत्यय या अवधारणा विकसित कर लेते हैं और उस अवधारणा के आधार पर ही नई चीजों के बारे में वो चिंतन करना शुरू करते हैं। यानी कि बच्चे अपनी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को अपने अंदर लेते हैं, सूचनाओं को अपने अंदर लेते हैं और उसके परिणाम स्वरूप अपने मस्तिष्क में प्रत्यय या कॉन्सेप्ट का विकास कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें 2-3 बिंदु लिख सकते हैं। प्रत्यय में लिख सकते हैं क्या कि बच्चे प्रत्यय का निर्माण कर लेते हैं। एक बिंदु और इसमें हम निकल सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु को, अब इसको समझा जाए कि कैसे वो प्रत्यय का निर्माण करते हैं। तो जैसे जो बच्चे होते हैं
आपने देखा होगा कि कोई बच्चा है, अब वह बच्चा कॉन्सेप्ट विकसित कर लिया है पहले से, पूर्व ज्ञान से, अपनी इंद्रियों के माध्यम से, क्या कि कोई भी वस्तु को देखता है तो वो एक अवधारणा विकसित कर लिया कि ये खाने पीने की वस्तु है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो कोई वस्तु पाते हैं तो उसको अपने मुंह में ले जाते हैं। मुंह में ले जाने का अर्थ है कि वो कॉन्सेप्ट है उनके मस्तिष्क में बना के, कोई भी संसार की जो भी चीजें दिखाई दे रहे हैं वो उसके खाने पीने की वस्तु है, अर्थात वह अवधारणा उनकी विकसित हो गई है। और इसी को हम आत्मसात के नाम से जानते हैं, जो कि हम आगे आप संज्ञानात्मक विकास में सीखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें कि प्रत्येक वस्तु को खाने पीने की वस्तु समझना, इस तरीके से बच्चे अवधारणा विकसित कर लेते हैं और अपने सोच को आगे बढ़ाते हैं। वहीं पे अगर हम तीसरे बिंदु की बात करें तो जो तीसरा आधार है वो है कल्पनात्मक सोच। कल्पनात्मक सोच यानी इमेजिनेटिव थिंकिंग। अगर हम कल्पनात्मक सोच की बात करें तो बच्चा कल्पनात्मक सोच कैसे करता है, तो इसका भी आधार वही है, पूर्व का अनुभव, पूर्व का ज्ञान। तो पूर्व के अनुभव और ज्ञान के आधार पर ही बालक कल्पना करता है, सोचता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चे को पहले से अगर परियों के उड़ने की बातें न बताई जाए, पहले से ऐसा ज्ञान न दिया जाए, तो बच्चा क्या उड़ने के बारे में सोच सकता है? कभी उसे डरावनी चीजें, भूत प्रेत की बात न बताई जाए तो क्या वो भूत प्रेत के बारे में सोच सकता है? नहीं सोच सकता है। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो कल्पनात्मक जो सोच उनके अंदर यानी थिंकिंग आती है वो पूर्व के अनुभव के आधार पर ही आती है, पूर्व के ज्ञान के आधार पर ही आती है, जो कि उसके आस पास उसके जो वातावरण है वो उसको देते हैं। तो यहाँ पे हम कल्पनात्मक सोच में रखेंगे कि संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य से होता है। भविष्य से होने का अर्थ है कि भविष्य में जो भी कल्पनाएं करता है वो पूर्व के अनुभवों पर ही आधारित होता है। वहीं पे एक बिंदु और हम देख सकते हैं, जैसे आप देखेंगे कि बच्चे ने पहले से अनुभव ये किया है कि जो चीजें चलती हैं वो जीवित हैं। अब बच्चे के अंदर देखा जाए तो कोई ट्रेन चल रही है, कोई बस चल रही है, तो उसकी कल्पनात्मक सोच ये होती है कि जैसे कि हम चल रहे हैं तो हम जीवित हैं, कोई व्यक्ति चल रहा है तो वो जीवित है, तो वो समझता है कि जैसे ट्रेन चल रही है, बस चल रहा है, जीप चल रही है, तो ये सब भी क्या है? जीवित हैं। तो बच्चे के अंदर ऐसी सोच विकसित होने लगती है जिसको कि कहा जाता है जीववाद के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पे एक बिंदु और निकलता है कि जैसे कि ट्रेन, बस आदि को भी सजीव जीवित सजीव समझते हैं, जिसे कि हम सामान्य तौर पर देखें तो हम साइकोलॉजी में जीववाद संज्ञानात्मक विकास में हम पढ़ेंगे, उसे हम जीववाद कहते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो कल्पनात्मक सोच बच्चे के अंदर विकसित होती है। जो सोचने के तरीके में अगला जो हम लोगों का आधार है वो है आपका स्मृति एवं संवेदना। स्मृति एवं संवेदना जिसे हम कहेंगे मेमोरी
एंड सेंसेशन। अगर हम देखें कि स्मृति एवं संवेदना की बात करें तो बच्चे संवेदनाओं को महसूस करते हैं। संवेदनाओं का अर्थ ये हुआ सुख दुख आदि चीजें जो होती हैं, तो बच्चे उन संवेदनाओं को महसूस करते हैं और अपने स्मृति का भी विकास करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक बिंदु यहाँ से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि संवेदना या संवेदनाओं को महसूस करके उसका उपयोग करते हैं। वहीं पे जो सोचने का जो हम लोगों का पांचवा आधार है वो आपका आधार है अनुभव। अनुभव, एक्सपीरियंस। ये जो बिंदु लिखे जा रहे हैं ये बिंदु आपको क्वेश्चन में अक्सर मिलते हैं, इसलिए आप इन बिंदुओं पे जो भी डिस्कस किया जा रहा है उसको सावधानी से सुने और इन बिंदुओं को याद भी कर लें और नोट्स जरूर बनाया करें। बिना नोट्स बनाए कुछ नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ी कमी ये होती है कि लोग वीडियो देखते रहते हैं लेकिन नोट्स नहीं बनाते हैं। देखिए, आप खुद का नोट्स जब बनाते हैं तो वो चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ में आती हैं, इसलिए आप नोट्स जरूर बनाया करिए और ये चीज़ें बहुत आसानी से आपके मस्तिष्क में आ जाएंगी। अगर हम अनुभव की बात करें यहाँ पे, तो जो अनुभव है वो क्या है, तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि कहा जाता है कि अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। यहां तक कि किताबी ज्ञान अलग हो जाता है, लेकिन अनुभव के द्वारा अर्जित ज्ञान जो होता है वो स्थायी होता है। और आप सही तरीके से देखें तो जो ज्ञान को ग्रहण करने का तरीका होता है या ग्रहण जब ज्ञान करते हैं तो वहां पे जो अनुभव के आधार पे, खुद के अनुभव के आधार पे जो भी ज्ञान अर्जित होता है उसमें स्थायित्व तो पाया जाता है और कोई दिखावटीपन नहीं होता है। लेकिन जब किताबी ज्ञान की बात की जाती है तो आप बहुत बढ़ बढ़ के बोलते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। ये कब होता है? जब आपको ज्ञान नहीं होता है तब, जब आपको अनुभव नहीं होता है तब। तो जो बच्चे होते हैं वो अनुभव करके भी सोचने का कार्य करते हैं। अनुभव का अर्थ है कि वो स्वयं वातावरण में उन चीजों को सीखते हैं, अर्जित करते हैं। तो सबसे बड़ा जो शिक्षक है वो क्या है? आपका अनुभव है। इसमें एक बिंदु और निकाल सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं वह करते क्या हैं कि पूर्व अनुभव से नवीन ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये कहें कि पूर्व अनुभव से नवीन ज्ञान को जोड़कर और नए ज्ञान का सृजन करते हैं। तो कैसे यहाँ पे लिखा जाए? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पूर्व अनुभव नवीन ज्ञान अर्जन में सहायक होते हैं, सहायक होते हैं। अब हम अगले आधार की बात करें तो जो हमारा अगला आधार है वो है आपका अनुकरण। अनुकरण अनुकरण जिसे कि हम अंग्रेजी में कहते हैं इमिटेशन। इमिटेशन, अनुकरण। आखिर अनुकरण क्या है? अगर देखा जाए तो अनुकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जो कि बच्चों के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। जैसे हम को किसी का अनुकरण करना है तो हम थोड़ा सोचेंगे समझेंगे। जैसे कि सामान्य तौर पर बच्चों को देखिए तो वे अपने से बड़ों का, माता पिता हों, भाई हों, उनकी आदतों का, उनकी क्रियाओं का बहुत आसानी से अनुकरण करना सीख जाते हैं। ये कहें कि बच्चों के अंदर अनुकरण करने की
प्रवृत्ति सर्वाधिक पाई जाती है और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और अनुकरण करके बच्चे भी देखा जाए तो अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं और अनुकरण के बाद वे उन चीजों को अपने मस्तिष्क में सोचने का भी कार्य करते हैं जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे। तो यहाँ पे हम अनुकरण में एक बिंदु निकाल सकते हैं कि अनुकरण क्या है। तो अनुकरण तो कहेंगे यह एक स्वाभाविक अनुकरण एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और बच्चे अनुकरण किसका करते हैं? तो सामान्य तौर पर देखा जाए तो वे अपने माता पिता, शिक्षक, आदि का अनुकरण वहीं पे अगर हम देखें कि जो अगला सोचने का आधार है वो है हमारा प्रतीकात्मक सोच। अगर हम देखें कि जो प्रतीकात्मक सोच है ये क्या है, तो प्रतीकात्मक सोच जिसको कि हम सिंबॉलिक थिंकिंग कहते हैं, यहां पे लिख लिया जाए। सिंबॉलिक थिंकिंग की बात की जाए तो जो प्रतीकात्मक सोच होती है तो बच्चे क्या करते हैं कि वे कोई ना कोई चिन्ह बना लेते हैं। जैसे अगर माता पिता की बात की जाए तो माता पिता की आवाज का वो प्रतीक बना लेते हैं। अगर वो कहीं बच्चे के सामने नहीं है और उन्होंने बोल दिया तो बच्चे देखते हैं कि वो घबराने लगते हैं या ये कहें कि हाथ पैर फेंकना शुरू कर देते हैं केवल आवाज सुनने से ही। तो बच्चे क्या करते हैं कि माता पिता की आवाज को प्रतीक रूप में अर्जित कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखें तो जो बच्चे होते हैं वो प्रतीकात्मक रूप में भी सोचना शुरू कर देते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे प्रतीकात्मक सोच में कि संकेतों के माध्यम से, और संकेतों के माध्यम में संकेत किसका किसका बना लेते हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं माता पिता की आवाज सुनकर। वहीं पे आप लिख सकते हैं कि कुछ जानवरों की आवाज, जैसे आप बच्चे को डराते हैं, जैसे बिल्ली का आवाज आप निकाल के डरा देते हैं, तो बच्चे क्या है कि बिल्ली को नहीं देखते हैं और आप बोल देते हैं मुख से उसकी आवाज को, तो बच्चा अब अपने अंदर प्रतीक बना चुका है कि आवाज सुनते ही अब समझ जाएगा कि बिल्ली आ रही है, बच्चा चुप हो जाता है। यहां पे भी यहां पे देखा जाए तो यहां पे कहेंगे कि जानवरों की आवाज सुनकर इनका भी प्रतीक बना लेता है। वहीं पे अगर हम 8वें आधार की बात करें जो बच्चे के सोचने का तरीका होता है, तो हम देखें तो एक है आपका रुचि एवं जिज्ञासा। रुचि एवं जिज्ञासा यानी इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये निकलता है कि बच्चे के अंदर रुचि कैसे जागृत हो। तो एक शिक्षक जब भी शिक्षण का कार्य करे तो सबसे पहले चाहिए कि जो भी विषय वस्तु का शिक्षण कर रहा है उसके प्रति उसके अंदर रुचि पैदा करे और जिज्ञासा पैदा करे। जिज्ञासा का अर्थ है कि उसको जानने की इच्छा, किसी भी विषय वस्तु को जानने की इच्छा को ही हम जिज्ञासा कहते हैं। तो यहाँ पे शिक्षक का सबसे पहला कार्य यही होता है कि बच्चे को या बच्चे के अंदर रुचि पैदा करे और उसके जानने की इच्छा भी जागृत करे। तो यहाँ पे हम देखें कि एक महत्वपूर्ण बिंदु और आपका यहाँ से निकलता है कि शिक्षक को
चाहिए कि बच्चों में जिज्ञासा जागृत करे, जिज्ञासा जागृत करे, वहीं पे सोचने समझने एवं सीखने, सोचने समझने एवं सीखने की क्षमता का विकास करें। इस तरीके से देखें तो बच्चे किस तरीके से कैसे सोचते हैं, ये मुख्य रूप से 8 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। वहीं पे एक महत्वपूर्ण नोट करके समझ सकते हैं विषय वस्तु को। ये इस तरीके से समझें कि एक विद्यालय जब होता है तो विश्वविद्यालय में देखा जाए तो भिन्न भिन्न समुदाय के, भिन्न भिन्न धर्म के, भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न भाषा के लोग या बच्चे उसमें सीखने आते हैं, पढ़ने आते हैं। तो शिक्षक का सबसे पहला कर्तव्य ये होता है कि इन विविधताओं को समझे, और अगर वो इन विविधताओं को समझता है तो बच्चे इन विविधताओं से आते हैं तो उनके अंदर जो बौद्धिक क्षमता होती है वो सबके अंदर एक समान नहीं होती है। अगर विभिन्न प्रकार की विविधताओं से आ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी जो वैयक्तिक बुद्धि है या ये कहें बौद्धिक क्षमता है वह भी कैसी होगी, भिन्न होगी। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि जब भी शिक्षण का कार्य करे तो उस विविधताओं को देखते हुए भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करे, क्योंकि हो सकता है कि किसी बच्चे को एक शिक्षण विधि से न समझ में आया हो तो दूसरे शिक्षण विधि से समझ में आ जाए। इसलिए शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वह विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों का ज्ञान ले और उनका शिक्षण में प्रयोग करे। तो यहाँ पे एक नोट करके हम महत्वपूर्ण बिंदु लिख सकते हैं, वो इस तरीके से आप बना लीजिएगा और नोट्स जरूर लिखिएगा। क्या है कि बच्चे विविध परिवेश, विविध व्यक्तित्व और भिन्न भिन्न आनुवंशिक गुण वाले होते हैं, जिसके कारण शिक्षक को विविध शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए तथा उनका प्रयोग करना चाहिए, ताकि हर एक विद्यार्थी, हर एक बालक अपनी योग्यता के अनुसार उन चीजों को समझ सके। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बच्चे कैसे सोच सकते हैं, सोचने का क्या आधार होता है। अब हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं कि जो बच्चे होते हैं तो विद्यालय में किस कारण वे असफल होते हैं। तो बच्चों की असफलता के क्या कारण हैं उसको अब सीखने का प्रयास हम करते हैं।